नमस्कार साथियों, मैं जैनब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 3 के बारे में। क्या हो रहा था पिछले कुछ लगातार पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब मैंने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं ये आ रही थी, सर आपने ये राष्ट्रीय उद्यान छोड़ दिया, आपने वो वाला राष्ट्रीय उद्यान छोड़ दिया। तो उन्हें मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो राष्ट्रीय उद्यान मैंने छोड़े थे वो मैंने ये बोला था कि 3 पार्ट में मैं राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करूंगा। तो जिनको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में छोड़ा था उसको आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और मैंने पार्ट 1 में सबसे महत्वपूर्ण, फिर पार्ट 2 में उससे महत्वपूर्ण और पार्ट 3 में मैं उन सबके बाद जो बचे हुए हैं उनको कवर कर रहा हूं। मैं आज आपके सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर दूंगा। उनसे रिलेटेड करंट 2020 से रिलेटेड जिनमें जो फैक्ट हैं वो फैक्ट भी क्लियर कर दूंगा। मतलब आज की क्लास आपकी ज्यादा बड़ी होगी लेकिन उसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों का सवाल ये है कि हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय उद्यान तो है ही नहीं, मतलब विविध का पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। तो इस बात को आप एक बहुत ही अच्छे और सामान्य तरीके से समझ लीजिए कि जो आप यूनिट 8 में करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर का आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपका विविध कंप्लीट होता है। मतलब करंट अफेयर का ही एक भाग होता है विविध। तो अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान और ये सारे प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान, प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें जो विविध में पढ़ रहे हो ये आपको काम आएंगे। उसके अलावा यूनिट 7 जैसे मैं जब अंतरिक्ष संस्थान पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर संस्थान पढ़ाऊंगा, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाऊंगा, उसके अलावा मैं सारे डैम पढ़ाऊंगा, कौन से महत्वपूर्ण डैम है, उसके अलावा जब मैं पढ़ाऊंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ाऊंगा, तो ये सब यूनिट 7 का एक पार्ट भी है। तो जहां पर आप ये चाहो कि आपका जो विविध है वो कहीं दिया नहीं गया है तो पेपर में पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पेपर में उससे सवाल पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए। इसीलिए हम आपके साथ विविध की क्लास लेकर आए हैं और विविध को आसान और अच्छे तरीके से समझा सके, इसीलिए हम इसको मैप के थ्रू समझा रहे हैं। नहीं तो हम चाहते तो थ्योरी लेकर आते, जैसे हम अलग क्लासेस लेकर आते हैं उस पर समझाते। क्या होता है, बच्चों को मैप से जल्दी समझ में आता है, चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, तो उसके लिए है। तो आज हम फिर से एक राष्ट्रीय उद्यान लेकर आए हैं, राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे किसकी, कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं और उनसे जुड़े और बाकी बचे हुए जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में प्रमुख तथ्य पढ़े थे उन तथ्य पर भी विचार करेंगे। और इसके अलावा आज कल हमारे YouTube सब्सक्राइबर में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो उन 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं। पूरी रक्षा एकेडमी टीम की तरफ से आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जाता है कि आपने हमारा सपोर्ट किया, हमारे सपोर्ट में कदम से कदम मिलाकर आप चले। और इसीलिए हम अब आपके लिए और भी ज़्यादा तत्परता से, ज़्यादा लगन से काम करेंगे और आपसे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमारा साथ और सपोर्ट बनाए रखें। और इसके साथ साथ आज की क्लास को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो नए व्यक्ति जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए पूरी तरीके से, और कल एमपीपीएस से, और सबसे बड़ी खुशखबरी कल एक, इस खुशखबरी के साथ दूसरी खुशखबरी आपके लिए भी थी कि आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने बैक टू बैक पेपर रख दिए हैं। तो अब आपके पास भी समय नहीं है, इन 1.5 सालों में आपको 3 पीएससी देने को मिलेंगी और आप इस साल अगर अधिकारी नहीं बन पाए तो आप फिर कभी भी अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो लग जाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी अधिकारी बनो। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली 2 क्लासेस में मैप को पढ़ने का तरीका बताया था कि किस तरीके से हम मैप को पढ़ते हैं। तो मैंने उसमें यह भी बताया था कि मैप को पढ़ने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं कि हम अपने मैप को 2 भागों में बांट देते हैं। भाग में बांटने के बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें पढ़ते हुए चलते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा साइकोलॉजिकल फंडा क्या होता है कि हम दिन भर घड़ी मिलाते हैं और घड़ी में हमारी चीजें क्या चलती हैं,
क्लॉकवाइज चलती है। जब हम दिन भर घड़ी देखते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे मन के अंदर वही डायरेक्शन पूरी तरीके से होती है। अगर मैं आपसे एंटी क्लॉकवाइज पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यदि मैं आपसे बार बार क्लॉकवाइज पूछूंगा तो आप नींद में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दोगे। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से, तो वही चीज है कि आप बार बार इसीलिए आप अपने मैप को भी किस में पढ़ोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ोगे। उसके बाद ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है। तो ये था। अब यही चीजें हैं कि आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए और खेल खेल में चीजों को याद कीजिए और समझिए, क्योंकि विविध आपके पेपर में ना होते हुए भी है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, जहां पर इनमें यहाँ पे जिनको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश के नहीं हुए, तो मैं एक मध्य प्रदेश की अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश से जुड़े सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और उनसे जुड़े फैक्ट और करंट के हिसाब से उनमें क्या हुआ है वो भी कराऊंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और उसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है जैसा आपने आज तक किया है। तो चलो इसके बाद हम इसको जूम करते हैं और एक एक राष्ट्रीय उद्यान को देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन से हैं। तो मैप को मैं जूम कर दूं जिससे अब आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। और अब हम शुरू करते हैं अपने उत्तरी दिशा से, और उत्तरी दिशा से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता क्या है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बात आती है तो यहां पर देखो जम्मू कश्मीर में आपको दो दिखते हैं, एक किश्तवाड़ दिख जाता है और एक दिख जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अब सलीम अली और किश्तवाड़, किश्तवाड़ आपकी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहां पर स्थित है तो इसको किश्तवाड़ बोलोगे। और अभी क्या होता था, वहां पर जब भी हम कोई चीजें खरीदते हैं तो हम जमीन कहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ती होती है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जमीन सस्ती है तो वहां पर हम किस्त में जमीन खरीद सकते हैं, किस्त में जमीन खरीद सकते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में क्या है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में सलीम अली है तो सलीम अली कौन थे, सलीम अली एक बहुत अच्छे पक्षी वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का रखा गया। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन और होता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो दोनों चीजों को याद रखना है, समझना है और सीखना है। तो किश्तवाड़ और सलीम अली कहाँ मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में। अब जब किश्तवाड़ और सलीम अली जम्मू कश्मीर में मिलेंगे तो अब याद रखना कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे पक्षी शास्त्री थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। और उसके अलावा जो आपका किश्तवाड़ है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने पर अब आपको ये समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, रफ कर दूं मैं तो आपको चीजें दिखे। अब जम्मू कश्मीर से आप आगे बढ़ो और किस दिशा में आगे बढ़ोगे, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ते हो तो आपको दो और समझ में आते हैं। आपने उत्तराखंड में दो पढ़े थे, कौन कौन से, एक जिम कार्बेट पढ़ा था, एक नंदा देवी पढ़ा था। जिम कार्बेट आपका इंपॉर्टेंट था, पहला था। उसके बाद नंदा देवी के बारे में पढ़ा। जिम कार्बेट में हाथी और बाघ का संरक्षण होता है, नंदा देवी में आपका बाघ संरक्षित था और ये सारे देवी जी के थे। और देवी जी का क्या है, जो वाहन है वो कौन सा है, बाघ है। तो जिम कार्बेट देवी जी के साथ था तो उत्तराखंड में था, ये मैंने पढ़ाया था। और देवी जी को क्या चढ़ते हैं, भगवान को क्या चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, मतलब फूलों की घाटी उद्यान भी कहां पर है, उत्तराखंड में है। उसके अलावा जो भगवान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राजा जी मानते हैं। और राजा जी मानते हैं वो हमारे लिए सुपीरियर होते हैं, जैसे राम राजा। तो राम राजा क्या थे, हमारे भगवान थे। तो यहाँ से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आज आपको दो राष्ट्रीय उद्यान और मिल गए, एक मिल गया फूलों की घाटी और दूसरा मिल गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों कहां पर है, ये दोनों आपके कहां पर है, उत्तराखंड में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब राजा जी से जुड़े कुछ फैक्ट क्या है कि ये जो हमारे राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके नाम पर है, जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन से, अंतिम गवर्नर जनरल भारत के और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
राजगोपालाचारी उनके नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो एमपीपीएससी में पूछे, लेकिन अगर एमपीपीएससी के जो एग्जामिनर है उनका मूड खराब हो गया आपके ऊपर और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते, तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद हम उत्तराखंड से नीचे बढ़े, उत्तर प्रदेश से हम पहुंच गए कहां पे, बिहार में। अब जब अपन बिहारी हो गए तो बिहारी में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है। और इसकी खासियत क्या है, इसकी कोई भी खासियत नहीं है। उसके बाद हम बिहार से आगे बढ़े और अपन पहुंच गए कंचनजंगा मतलब सिक्किम में। और जब सिक्किम में पहुंचते हैं तो कंचनजंगा अपने को नजर आता है और कंचनजंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र कीजिएगा, क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो करंट से भी रिलेटेड है और आपके इन राष्ट्रीय उद्यान से भी रिलेटेड है उन्हें भी आज हम देखने वाले हैं, जिनको हमने पहले पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, आज तीनों पार्ट में जितने भी हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं उन सभी के महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम देखेंगे। और दूसरी बात, यदि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि अब आपके लिए ये चीज महत्वपूर्ण है कि ये विविध का एक पार्ट है। और अगर आपने रक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं, इतना सुंदर सा अच्छा सा मैप चाहते हैं, तो आप रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरे बनाए हुए सारे मैप, सारे नोट्स, सारे फैक्ट सिर्फ आपको एक जगह मिलेंगे, रक्षा एकेडमी के ऐप पे। उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलेंगे। अब कंचनजंगा कहाँ मिल गया अपने को, सिक्किम में मिल गया। सिक्किम से हम आगे बढ़े, सिक्किम से हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमें क्या दिखता है, देखो साइड में एक राज्य समझ में आता है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जब हमें साइड में समझ में आता है तो इस अरुणाचल प्रदेश में हमें क्या दिखता है, इस अरुणाचल प्रदेश में हमें एक चीज दिखती है, पक्के बाघ रिजर्व। पक्के बाघ रिजर्व, इसको हम बहुत अच्छे प्यारे नाम से भी जानते हैं, पाखी बाघ रिजर्व। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बने रहना क्लास में, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लास्ट में बताऊंगा। सभी के जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से कुछ के, और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो महत्वपूर्ण पढ़ाए हुए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करंट से रिलेटेड भी हैं। और आपको पता है कि मैं करंट भी पढ़ाता हूं, तो करंट से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको मैं आगे कवर करूंगा। और इसके साथ साथ आगे बढ़े तो नागालैंड में कोई नहीं है, मणिपुर में कोई नहीं है, मिजोरम में कोई नहीं है। हम वहां से बढ़ते हुए पहुंचे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में हमें मिल गया जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। और जल्दापारा क्यों मिला, क्योंकि पश्चिम बंगाल किसके किनारे है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जल के किनारे है। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते थे कि जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसलिए इसे याद रखना, पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जल्दापारा है, जल्दापारा। इसका मतलब होता है तैरने वाला। और यहाँ पर तो इसको याद रखना। उसके बाद झारखंड आपका क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड आपका क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। एक चीज सॉरी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है कि जो जल्दापारा है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ एकमात्र। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, जोश में मैं गलत बोल गया था, तो ध्यान रखना इसको। आप ऐसी जोश में गलतियां ना करना, नहीं पेपर गलत हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुक जाना आप। ये मैप क्यों नहीं ऊपर हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, मैं मैप को जूम कर दूं। 1 मिनट, पूरा क्लियर दिखना चाहिए आपको। तो जल्दापारा जो मैंने गलत बता दिया था वो केबुल लामजाओ है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में, जोश में चीजें गलत हो जाती हैं कभी कभी, तो उसको समझ के रखना है, आपको जान के रखना है और समझना भी है।
अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और भी चीजें देखते हैं, और 1 सेकंड का समय दे दीजिएगा। 1 सेकंड का समय दे दीजिए, बस 1 सेकंड का, कि मैं आपको इसको जूम कर दूं, फुल में कर दूं, जिससे आपको दिखे कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं और किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। इसको भी समझ के रखना है आपको। ये टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी हैंग हो जाता है, कंप्यूटर है। अब आगे बढ़ते हैं तो झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड में आप देखोगे तो झारखंड में आपको एक और मिल जाता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड में है, और इसे याद कर लो, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उड़ीसा क्या है? सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान। सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और सतकोसिया मतलब कि उड़ीसा में है। उसके बाद आमराबाग मतलब याद कर लो, मेरा बाग, और मेरा बाग तेलंगाना हमेशा क्या करते रहते हैं? मेरा 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 करते रहते हैं, और उसी मेरा मेरा में उन्होंने क्या रख दिया? आमराबाग रिजर्व रख दिया, और वो कहां पर है? तेलंगाना में है। अब आगे बढ़े, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग नहीं किया गया था, तो तेलंगाना में जो थे तेलुगु लोग थे, वो आंध्र प्रदेश वालों को पापी बोलते थे, और इसीलिए पापी कोंडा कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश पे हो गया। इससे याद कर लो कि पापी कोंडा कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। उसके बाद आप तमिलनाडु आओ तो तमिलनाडु में आपको 4 दिख गए। कौन कौन से? मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार मैरीन और सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। तो मुमुमसा मतलब मुकार्थी, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और मन्नार मैरीन में से। तो मुमुमसा कहाँ है? मुमुमसा तमिलनाडु में है, और मुमुमसा से 4 याद हो जाने चाहिए कि मुमुमसा मतलब कि 4 राष्ट्रीय उद्यान, मु से मुदुमलाई, मु से मुकुर्थी, मा से मनार और सा से सत्यमंगलम। और ये चारों कहाँ हैं? ये चारों आपके बैठे हुए हैं तमिलनाडु में। अब ऊपर की तरफ चलो तो आपको एक दिखेगा बहुत ही प्यारा सा। क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक प्यारा सा ये द्वीप दिख रहा है, और इस द्वीप में क्या है? इस द्वीप में आपका 3 दिख गए। ऊपर की तरफ उत्तरी, बीच में मध्य और नीचे की तरफ साउथ। और ये क्या है? प्यारा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी बटन, मध्य बटन और समुद्री बटन। बटन मतलब छोटे छोटे से जो द्वीप है, इन्हीं द्वीप को इन्होंने क्या बोल दिया? बटन बोल दिया, और उसी के नाम पर इन्होंने रख दिया उत्तरी मतलब ऊपर की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ, और बीच में इन्होंने मध्य बना दिया। और मध्य बटन द्वीप जो ये नेशनल पार्क है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको याद क्या रखना है? साउथ मटन द्वीप नेशनल पार्क आपका सबसे छोटा है। अब यहाँ का इस पोर्शन को कंप्लीट किया। अब अगले पोर्शन पे आओ तो केरल में आपको मिल गए एआसा मतलब 3 मिल गए। आशा को बुला रहे हो, ए आशा, तो ए आशा में आपको कितने मिल गए? 3 मिल गए। और ए आशा केरल आओ, तो ए आशा केरल आओ मतलब कि ए आशा केरल, तो केरल में आपको 3 मिल गए। ए आशा, ए मतलब एराविकुलम, आ मतलब अन्नामुड़ी और सा मतलब साइलेंट वैली। तो ए आशा कहां पर है? केरल में, और कितने हैं? 3, एराविकुलम, अन्नामुड़ी और साइलेंट वैली। उसके बाद अंशिका मतलब अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में। तो यहां पर याद कर लो अंशिका से याद कर लो कर्नाटक में। तो अंशी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस नाम से याद कर लो? अंशिका के नाम से, जो आपकी क्या है? आपकी हमारी एक मैनेजर है, और आपकी ये क्या है? ऐप को जिससे आप बात करते हो ऐप पर, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर है वो कौन है? अंशिका है। और यहाँ पे याद कर लो कि अंशी मतलब राष्ट्रीय उद्यान, और का मतलब कर्नाटक में। और महावीर, ये देखो छोटा सा महावीर कहाँ है? गोवा में है। तो महावीर कहाँ पर है? गोवा में है, और गोवा में है ये राष्ट्रीय उद्यान। तो गोवा में कौन सा हो गया? महावीर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर देखते हैं। तो आगे बढ़कर देखने में हमें कुछ और भी दिखता है। क्या दिखता है? चलो देखो, पहुंच गए हम राजस्थान।
राजस्थान भी देवियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और राजस्थान देवियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा है? केवला देवी नेशनल पार्क घाना में। तो केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में देवियों के मंदिर बहुत सारे हैं और आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो वहां पर भी एक देवी जी का मंदिर था। तो उसी से याद कर लो कि केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ है? घाना में है, राजस्थान में। तो ये आपका एक मैप था। इस मैप में हमने पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट, इन तीनों पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट चीज समझी और सीखा। अब जिसको नहीं समझ में आया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने तो कोशिश कर ली। अब कोशिश आपकी है और अगर आपकी कोशिश है तो आप पढ़ो, समझो और लापरवाह मत बनो और एक्स्ट्रा होशियार जो बनते हो ना वो बनना छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स खड़े हैं वो टीचर्स पूरा अध्ययन कर कर आए हैं और आपने भी अध्ययन किया होगा सिलेबस का। तो यूनिट 8 में जो आपका करंट अफेयर है उसी करंट अफेयर के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें भी याद होनी चाहिए। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी किसमें जुड़ा है? 18 जैव उसमें स्थलीय उसमें जोड़ा गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व जब 18 उसमें जोड़ दिया गया है तो अब सवाल ये बन जाएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। और अब आप करंट का ना पूछ के उसका स्टैटिक पूछ लिया तो आप क्या हो गए? डब्बा गुल हो गया आपका। तो वही चीज है कि सर पढ़ा नहीं था। ये जो पढ़ा नहीं वाला हिसाब किताब होता है ना, इसे अपने दिमाग से निकालो। आप हर चीज को कोड बाय कोड पढ़ते जाओ और सीखते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करेंगे। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो कि आपके करंट से भी रिलेटेड है और इससे भी, स्टैटिक से भी रिलेटेड है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझो और सीखो और जानो। तो सबसे पहला आता है सरिस्का, जो कि मैंने कब पढ़ाया था? पहले वाले उसमें पढ़ाया था, सरिस्का बाघ रिजर्व। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लो। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से तीनों वीडियो क्रम से देखना है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पहले वाले से या दूसरे वाले से जुड़ा होगा। अब यही चीजें हैं। तो सरिस्का, अब इसमें क्या हो गया? इसमें इस बार इसमें करंट में क्या किया गया? देखो अपना देश, जो पर्यटन मंत्रालय का एक अभियान होता है, देखो अपना देश, उसका जो इस बार कोविड के चक्कर में वेबिनार किया गया है वीडियो के माध्यम से, वो कहाँ किया गया है? सरिस्का बाघ रिजर्व में किया गया है। तो अब आपको याद रखना है कि पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश जो वेबिनार किया है वो कहाँ पर किया है? किस उस पे किया है? सरिस्का में किया है। डेस्टिनेशन क्या था? सरिस्का था। किसका? देखो अपना देश। और ये करंट का क्वेश्चन था तो अब करंट भी आ गया। तो अब अगर आप पागल हो तो क्या कर सकते हैं? मत पढ़ो। लेकिन अगर आप होशियार हो तो जल्दी से रक्षा एकेडमी से जुड़े हो रहो और पढ़ते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको चीजें करंट के हिसाब से मिलेगी। तो मेरी हर क्लास में ऐसा नहीं होगा कि मैं करंट का कुछ ना बताऊं, क्योंकि जब तक मैं करंट की कोई बात नहीं कर लेता मेरे खाना हजम नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने क्वेश्चन में करंट की तो बात करूंगा ही करूंगा। हालांकि अभी मेरी क्लास नहीं आ रही है सुबह 9 बजे, जो कि कल से करंट की क्लास फिर से वापस से मेरी ही रिपीट होगी जब तक आनंद सर अब्सेंस है। जिस दिन से आनंद सर आ जाएंगे वो अपनी क्लास आनंद सर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब तक आनंद सर नहीं है तब तक मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। और अब जब मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं तो 9 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा कल सुबह, जहां पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आता है, अभी अभी पढ़ाया था, आमरा बाग, मेरा बाग। और आमरा बाग कहाँ है? आमरा बाग अभी अभी पढ़ाया था, कहाँ है? तेलंगाना में। देखो मुझे तो याद हो गया, अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो आमरा बाग क्या याद रखना है? दूसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व। पहला पॉइंट कि दूसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? आमरा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? आमरा बाघ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेचू जनजाति पाई जाती है, जो कि आपकी बहुत ही बिल्ली जनजाति है। तो चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है?
आमरा बाग में पाई जाती है और ये सबसे दुर्लभ जनजाति है, मतलब ये बहुत कम जनजातियों में पाया जाता है। अब करंट अफेयर की बात कर लो तो करंट अफेयर में क्या है, करंट अफेयर का पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने, एक मिनट क्या हो गया, क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने एक आदेश, मतलब एक वो दे दिया है, इनको अनुमति दे दी है लोगों को कि यहाँ पर यूरेनियम की खोज और उसका सर्वेक्षण वो कर सकते हैं, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मतलब यूरेनियम है, उस यूरेनियम कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले आमरा बाग तेलंगाना में, इसका सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करने की परमिशन पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने दे दी है। किसको? आमरा बाग में करने की लोगों को, जो साइंटिस्ट थे। तो याद रखना कि करंट का क्या है कि यूरेनियम का सर्वेक्षण और यूरेनियम का अन्वेषण दोनों काम कहाँ होगा, आमरा बाग तेलंगाना में। और किसने इसको दे दिया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री आप मुझे कमेंट पे जरूर बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो फिर ध्यान रखिएगा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाओ तो आया बांदीपुर। कब पढ़ाया था, पहले वाले में, बांदीपुर बाघ रिजर्व। कब बताया था इसे बताया था जब मैंने पहला पार्ट लेकर आया था, और पहले पार्ट में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, लेकिन दूसरे पार्ट में तो आधे गायब ही हो गए। पढ़ना लिखना तो आप लोगों को जैसे लगता है कि सब मजाक चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। जो टीचर भी खड़ा है वो भी टाइम पास करने आया है, तो टाइम पास करने नहीं आया, वो तुम्हारा सिलेक्शन कराने आया है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ये है बांदीपुर है। उसके बाद दक्षिण एशिया, अब दक्षिण भारत की बात हो गई तो अब दक्षिण एशिया की भी बात सुन लो। दक्षिण एशिया की बात कर लो तो जंगली हाथियों का जो शहर है, दक्षिण एशिया में जो जंगली हाथियों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है, बांदीपुर है। याद रखना, सबसे बड़ा आवास, सबसे ज्यादा यहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते हैं। तो बाघ भी, सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र भी यही है दक्षिण भारत का, और दक्षिण एशिया का जंगली हाथियों का सबसे बड़ा आवास भी कौन सा है, यही है। अब करंट की बात कर लो तो करंट की बात में ये करो तो यहाँ पर जो वन कर्मी थे, किसके, केरल के, तमिलनाडु के और कर्नाटक के जो वन कर्मी थे, उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया गया, इसी बांदीपुर बाघ रिजर्व में उनकी मीटिंग की गई, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। तो ये करंट का था। तो हालांकि ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया उल्टे सीधे क्वेश्चन में तो आ सकता है। पॉइंट तो महत्वपूर्ण कौन से हैं, ये। और बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है ये आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था, तो अगर नहीं याद है तो याद करो, नहीं देखा तो जाकर देखो। चौथे नंबर पे आ जाओ तो अब आ जाओ चौथे नंबर पे, तो पाके बाघ रिजर्व। पाके बाघ रिजर्व कहाँ पढ़ाया था अभी, अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बहुत प्यार से बोला जाता है पाखी बाघ रिजर्व भी। तो पाखी या पाके बाघ रिजर्व यही है। ये कहा था, यहाँ पर 4 आवासी हॉर्नबिल का संरक्षण प्राप्त है। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट के हिसाब से देखो तो सबसे लंबा राजमार्ग, पूर्वी क्षेत्र का सबसे लंबा राजमार्ग करीब 692.7 किलोमीटर कहां से होकर जाएगा, पाके बाघ रिजर्व से होकर जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पश्चिम औद्योगिक गलियारा। तो पश्चिम औद्योगिक गलियारा जो है, उसके लिए राजमार्ग कहां से होकर जाएगा, सबसे लंबा इसी से होकर जाएगा। और ये याद रखना है, ध्यान रखना है और समझ लेना है। उसके बाद हम चले तो अब आ गए हम काजीरंगा में। काजीरंगा आया तो काजीरंगा कहाँ है, असम में है।
और काजीरंगा यदि असम में है तो इससे क्या है, 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, है ना। 1985 में ये क्या बना, 1985 में ये बाघ रिजर्व बन गया, सॉरी 1985 में ये यूनेस्को का विश्व धरोहर बन गया, और 2007 में ये क्या बन गया, बाघ रिजर्व बन गया। देश का मिश्रित विरासत स्थल है, मिश्रित विरासत, यहाँ पे जो जनजातियां वो मिश्रित हैं, मतलब जो जीव जंतु है वो सब मिश्रित प्रजातियों के, इसलिए मिश्रित विरासत स्थल में यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है ना। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र कौन सा है, ये किसने घोषित किया है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। अब बात की जाए CA 2020, तो CA 2020 के हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दूसरी आर्द्रभूमि पक्षी जनगणना, दूसरी आर्द्रभूमि पक्षी जनगणना कहाँ होगी, यहीं पर की जाएगी काजीरंगा में 9 से 10 जनवरी 2020 में। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमें समझ में आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है भाई, सिक्किम में है, और ये पहला मिश्रित विरासत स्थल है, यह पहला मिश्रित विरासत स्थल है, और दूसरा काजीरंगा है। तो मिश्रित विरासत स्थल पहला वाला कौन सा है, कंचनजंगा, और दूसरा कौन सा है आपका, कौन सा, काजीरंगा। अब आगे आ जाओ तो अगला आता है नामदफा। अब जल्दी से नामदफा याद कर लो क्योंकि नामदफा भी इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट, यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है, उस हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। उसके अलावा यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यही है। अब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों याद होने चाहिए। एकमात्र उद्यान है जहां बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्लियों की 4 प्रजाति। अब बिल्लियों की जो प्रजातियां होती हैं उसमें कौन से आते हैं, बिल्लियों में जो आपके घर में बिल्ली होती है, घरेलू बिल्ली, उसके अलावा जो तेंदुआ होता है वो भी बिल्ली के अंतर्गत आते हैं, जो बाघ होते हैं वो भी बिल्ली प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पूरे वर्ल्ड का, यह वर्ल्ड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती। कौन कौन सी, हिम तेंदुआ यहीं पाया जाता है, धूमिल तेंदुआ यहीं पाया जाता है, बाघ ऑब्वियस सी बात है यहीं पाया जाता है, और एक कौन सा बचा, सामान्य तेंदुआ भी यहीं पाया जाता है। मतलब तेंदुओं की ही 3 प्रजातियां यहां मिल गई, हिम तेंदुआ, सामान्य तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और बाघ। तो बिल्लियों की 4 प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा हुलाक गिबोन्स जो एक वानर प्रजाति है, हुलाक गिबोन्स एक बानर प्रजाति है, मतलब बंदर वाली प्रजाति है, और ये भी कहाँ पाई जाती है, एकमात्र यहाँ पर पाई जाती है। पूछा जा सकता है आपके जियोग्राफी में। उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान के पास इस पे करंट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो आपके पेपर में पूछा जाए, बस इसमें यही सारी चीजें थी जो याद रखनी है। लास्ट, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ कहाँ मिलता है, कैबुल लामजाओ मणिपुर में। क्यों फेमस है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क, किसका, भारत का नहीं,
पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? कैबुल लाम जाओ। उसके बाद 70% हिस्से पर एक घास पाई जाती है, फुमरी घास। उसके अलावा अब तैरता हुआ पार्क है तो झील भी पूछ सकता है, तो झील कौन सी है? लोकटक झील है। लोकटक झील के कारण ये तैरता हुआ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है। हिरण, यहाँ पर कौन से हिरण पाए जाते हैं? संगाई हिरण पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके पहले, दूसरे, तीसरे में रह गए थे, वो भी आज कंप्लीट हो गए। करंट के हिसाब से भी कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और क्या पढ़ेंगे? प्रमुख आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी 2 पार्ट्स होंगे और 2 क्लासेस होंगी, कि भारत में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनसे भी सवाल आपका पूछा जाता है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास से राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुआ और साथ में मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं उनको हम मध्य प्रदेश के मैप में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कैलेंडर आ चुका है, तैयारी में लग जाइए। और हम आपने जो हमें सहयोग, जो प्यार दिया है और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब कंप्लीट किए हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पूरी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रहिए, अपना विश्वास हम पर बनाए रखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके एमपीपीएससी की परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायक होंगे और बनेंगे। और कैलेंडर आ चुका है, तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ धन्यवाद।